ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं with the third class of Registration Act. This will be a revision class as well as discussion of questions. Registration Act 1908 के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ताकि आप रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व कर सकें, फ्रॉड या फॉर्जरी से बच सकें, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रह सके गवर्नमेंट के पास में, और आगे उसको एविडेंस के तौर पर अगर जरूरत पड़े तो फिर आप इस्तेमाल कर सकें। आपके एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा हुआ है, उसको भी हम साथ ही साथ में आपको रेफर करके बता रहे हैं, और उसका इन डिटेल सॉल्यूशन भी हमने इंक्लूड कर दिया है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया कि व्हाट इज, दिसंबर 2021 का सवाल था, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्यों कराया जाता है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है। तो रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द डॉक्यूमेंट्स विद एन असाइंड ऑफिसर एंड कीप इट एज अ पब्लिक रिकॉर्ड, कि हमारे पास में एक रिकॉर्ड रहेगा, गवर्नमेंट के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शंस हुए हैं। तो इसके ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, फॉलोइंग आर दी ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इंश्योर्स प्रॉपर प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड ऑफ सच डॉक्यूमेंट, वो उसका प्रिजर्वेशन और एक रिकॉर्ड इंश्योर करता है। दूसरा, डॉक्यूमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एक्ट एज वैलिड एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक एविडेंस के तौर पे भी काम करता है। तीसरा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट असिस्ट इन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड नहीं होगा। और चौथा, ये इंफॉर्मेशन देता है उनको, उनके लीगल पीपल को, रिगार्डिंग देयर लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग या अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यानी आपके पास क्या राइट्स, क्या आपके ऑब्लिगेशंस होंगे एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, इसके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि आपके पास में क्या राइट्स रहेंगे, क्या ऑब्लिगेशंस रहेंगे। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऑब्जेक्टिव है रजिस्ट्रेशन का, तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स आपको ध्यान रखने होंगे। इज दिस क्लियर? तो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था शॉर्ट में, लेकिन पास्ट एग्जाम में ऐसा सवाल आ गया तो ऊपर शॉर्ट वाला आंसर लिखते तो शायद 4 की जगह 2 ही नंबर मिलता। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग कह सकते हैं, कि पास्ट एग्जाम को रेफर करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। ठीक, रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों ने सीखा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, और कौन से एक्सेप्शंस हैं। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 में क्या था, कंपलसरी। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में क्या था, ऑप्शनल है। और 18 में क्या था, नहीं 17(2) में क्या था, एक्सेप्शंस। और 18 में क्या था कि ऑप्शनल किसका किसका रजिस्ट्रेशन। तो बताइए कंपलसरी किसका किसका था, गिफ्ट ऑफ, और किसका, जो कि परपोर्ट करें या ऑपरेट करें टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट या एक्सटिंग्विश, क्या राइट, टाइटल या इंटरेस्ट, वेदर वेस्टेड और कंटिंजेंट, जिसकी वैल्यू कितने से ज्यादा हो, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो कि एक्नॉलेज करे रिसीट या पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, ऊपर से जुड़ा हुआ, या लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कौन कौन सी लीजेस बताइए, 3, ईयर टू ईयर, मोर देन अ ईयर, या लीज टर्म एक्सीड्स 1 ईयर, या इट रिजर्व्स अ ईयरली रेंट, यानी जो एडवांस दिया जाता है 1 साल का एडवांस है, तो भैया 1 साल का एडवांस है मतलब वो ऑब्वियसली 1 साल से। एक्सेप्शंस, अगर कोई कंपोजिशन डीड है, ठीक है, या कोई शेयर्स से जुड़ा हुआ है इन जॉइंट स्टॉक कंपनी, या डिबेंचर्स बाय एनी सच कंपनी, या इंडोर्समेंट अपॉन या ट्रांसफर ऑफ एनी डिबेंचर, डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन मेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए साहब, एक बात ध्यान रखिए कि आप इसमें से 5-6 पक्का पक्का वाला याद कर लीजिए। अगर मेरे को कहा जाए तो हमको ये कंपोजिशन डीड बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। डिबेंचर इशूड
या इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू शेयर्स याद हो जाएगा, इंडोर्समेंट वाला शायद हमको याद हो ना हो, हर किसी को कोई शब्द हो सकता है कि टिपिकल लगे, कोई शब्द आसान लगे। इंडोर्समेंट जल्दी से याद ना हो तो डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ग्रांट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन बाय रेवेन्यू ऑफिसर। और ये सब याद करने के लिए हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको लिखने को 5-6 ही आता है, तो 5-6 तो याद कर ले रहे हैं ना, उसी को मन लगा के याद कर लें, बजाय कि हम 9 याद करें और एग्जाम में हमको 4 भी ना याद आए। उससे अच्छा 6 याद करें और एकदम मन लगा करके अच्छे से कर लें। तो सर आपने 9 क्यों लिखा? क्योंकि हमें तो लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन आप कितना याद करो, 5-6 तो याद कर लो। डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वो सॉरी ऑप्शनल है, कहां दिया हुआ है? सेक्शन 18। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सीडेल करें, किसमें? कोई भी राइट, टाइटल या इंटरेस्ट जिसकी वैल्यू, या इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग द रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन, लीजेस जो कि 1 साल से ज्यादा के ना हो या एग्जेम्प्टेड हो अंडर सेक्शन 17, ठीक है। अच्छा, एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 17 कहां दिया हुआ है? सेक्शन 17 के एग्जेम्पशंस कहां दिए भाई? हाँ, ये है कि किसका किसका कंपल्सरी, और ये इसके एक्सेप्शंस हैं, इसी को एग्जाम्पशन भी कह सकते हैं क्या? आपसे एक बार पूछा है, आपसे एक बार सवाल में पूछा था पास्ट एग्जाम में, व्हाट आर दी एग्जाम्पशंस अंडर सेक्शन 17, तो बताओ क्या आंसर करना है हमको। ये एक्सेप्शन ही आंसर करने थे, समझ गए? तो ये एक्सेप्शन भी कह सकते हैं और इसको एग्जाम्पशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो एग्जाम्पशन दिए गए, जैसे किसका एग्जाम्पशन दिया गया? डिक्री या ऑर्डर ऑफ, तो डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट के तहत अगर कोई लीज क्रिएट हो रही है तो उसका क्या है? एग्जाम्पशन है, ठीक है। इसके अंदर में ये 3 याद कर लोगे, फिर उसके बाद कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि वही सीडेल कर रहा हो, कोई भी आरटीआई जिसकी वैल्यू लेस देन 100 हो इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपको सेक्शन 17 याद है तो फिर ये अपने आप याद हो जाना चाहिए। 17 किस किस चीज से डील करता था? गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसमें तो है नहीं। नॉन टेस्टामेंटरी इंस्ट्रूमेंट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हो जिसकी 100 रुपए से ज्यादा वैल्यू, तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या आ गया, सॉरी ऑप्शनल में क्या आ गया? 100 रुपए से कम। और क्या? मूवेबल वाली प्रॉपर्टी, और क्या? विल, और ऊपर क्या क्या था? पेमेंट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनकी पेमेंट से जुड़ा हुआ जो कि लेस देन 100 रुपीज वाला हो। समझे कि नहीं समझे? वैसे ही करके ये एक्सेप्शंस में था इंस्ट्रूमेंट जो कि डिक्री ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो, वैसे ही करके यहाँ पर ये हो गया कि ऑप्शनल है कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो कि डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट हो, जो कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन। क्योंकि आप कहोगे कि सर पॉइंट नंबर 4 और 1 में फर्क क्या है? ये डिक्री या ऑर्डर ऑफ कोर्ट से है। फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है, या कोई विल, या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो कि नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड इन सेक्शन 17 है, आपके पास ऑप्शनल है, आप उस डॉक्यूमेंट का भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो याद करना कठिन बात है क्या? आसान है ना? फिर उसके बाद टाइम लिमिट फॉर प्रेजेंटेशन। देखो सेक्शन 23 में क्या पढ़े थे, कितने समय में करना पड़ेगा? 23A में क्या पढ़े थे? री रजिस्ट्रेशन। कब से? विदिन 4 months, within 4 months from his first becoming aware that the registration of such document is invalid. सेक्शन 24 क्या कहता है? अगर several executants हैं तो it shall be registered within 4 months from the date of each execution. हर एक एग्जीक्यूशन से 4 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 25 क्या कहता है? अगर अनअवॉइडेबल या अर्जेंट रीजंस के कारण डिले हो जाता है तो 4 महीने का एक्सटेंशन ग्रांट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा? 10 टाइम्स तक की एडिशनल फीस लेवी हो सकती है। सेक्शन 26 क्या कहता है?
डॉक्यूमेंट अगर आउटसाइड इंडिया एग्जीक्यूट हुआ है देन इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद इन 4 months फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल ऑफ डॉक्यूमेंट इन इंडिया। ठीक है, सेक्शन 27 क्या कहता है? प्रेजेंटेशन ऑफ अ विल। ठीक, क्या है? इट कैन बी डन एनी टाइम एंड इट्स रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन कहां पे? it shall be presented for registration in the office of a sub registrar within whose sub district the whole या some portion of the relevant property is situated। सेक्शन 29 क्या कहता है? 29 क्या कहता है? कोई और डॉक्यूमेंट है तो कहीं पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हो उसको। अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो कहीं पर भी उसको प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं और पे प्रेजेंट किया तो इट विल बी वॉइड। सेक्शन 30 क्या कहता है? अगर रजिस्ट्रार चाहे तो सब रजिस्ट्रार से लेकर के खुद भी उसको रजिस्टर कर सकता है। प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है। कौन कौन प्रेजेंट कर सकता है बताइए? जो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है वो प्रेजेंट कर सकता है, उसका रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी या एजेंट जिसके पास क्या हो, एक स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हो, ड्यूली ऑथराइज्ड बाय स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विल नॉट डू, वो चलेगा नहीं। ठीक है, फिर सेक्शन 34 में देखना क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर रजिस्टर करना है डॉक्यूमेंट तो पर्सन एग्जीक्यूटिंग सच डॉक्यूमेंट या रिप्रेजेंटेटिव या असाइनी मस्ट अपीयर बिफोर द रजिस्टरिंग ऑफिसर बिफोर इन द टाइम अलाउड। जो टाइम आपको, जो समय सीमा दिया गया है उसमें आपको रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने पेश होना पड़ेगा और वो आपसे अगर चाहे तो इंक्वायरी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन 41 हम लोगों ने पढ़ा था, विल एंड अथॉरिटी टू अडॉप्ट। तो हु इज एंटाइटल्ड टू प्रेजेंट इट? विल कौन प्रेजेंट कर सकता है? बताइए। टेस्टेड, एक सेकेंड हम पूछते हैं एक आध ना, तो फिर वो मजा आएगा उसमें। आप बताइए, नाम बताइए पहले, हम भूल गए। आरिफा, आरिफा परवीन। ओके, गॉट इट। बताइए। अरे दीदी, हु कैन प्रेजेंट अ विल? टेस्टेटर शब्द किस में आता है? विल में आता है। तो टेस्टेटर कर सकता है या उसकी डेथ के बाद? टेस्टेटर कर सकता है या उसका एग्जीक्यूटर कर सकता है। यानी हमने कहा था कि भाई ये हमारी वसीयत को एग्जीक्यूट करेगा, या तो फिर लेगेटी, हाँ, यानी एनी अदर सच पर्सन लाइक लेगेटी, जो लेगेटी है वो भी उसको रजिस्टर करा सकता है। तो टेस्टेटर कर सकता है या उसकी डेथ के बाद पर्सन क्लेमिंग एज एग्जीक्यूटर या अदरवाइज, जैसे कि लेगेटी। अच्छा, अथॉरिटी फॉर एडॉप्शन है अगर तो डोनर। अब यहां पे शब्द आ जाता है क्या? डोनर, या उसकी डेथ के बाद डोनी, या जिसके पास अथॉरिटी टू अडॉप्ट गया है वो, या अडॉप्टिव सन। ठीक है, अच्छा, क्या प्रोसीजर होगा? अगर अगर ये प्रेजेंटेड है बाय द टेस्टेटर या डोनर तो वो खुशी खुशी रजिस्टर कर देगा जैसे किसी और डॉक्यूमेंट को करता है। लेकिन अगर किसी और पर्सन ने इंटाइटल्ड था, उसने अगर उसको प्रेजेंट किया तो फिर वो उसको तभी रजिस्टर करेगा अगर वो सेटिस्फाइड है अबाउट द पर्टिकुलर्स मेंशन। अगर वो सेटिस्फाइड है तभी तो रजिस्टर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। डिपॉजिट ऑफ विल्स, डिपॉजिट ऑफ विल्स कैसे करके डिपॉजिट किया जाएगा?
हाँ बुक नंबर 5 में लिखेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, एक एनवेलप के अंदर में डालेंगे, इन अ सील्ड एनवेलप with the particulars and the nature of the document being transcribed का मतलब written on the envelope. It will be submitted to registrar who shall record the same in book number 5 and it will be kept in a fireproof box. ठीक है, और टेस्टेटर अगर चाहे तो उसको विड्रॉ कर सकता है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से ऑपरेटिव होता है? It will be from the date of execution. It will be effective from the date as if the registration as it would have been supposed to be effective if the registration was not compulsory. अगर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं थी तब जिस दिन से वो इफेक्टिव होना था उसी दिन से उसको इफेक्टिव माना जाएगा। तो इन जनरल इट इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अगर दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटिंग टू द सेम प्रॉपर्टी, as between two registered documents the date of execution determines the priority of two registered documents executed by same person in respect of same property of two different person at two different times to two different person। same property दो लोग को बेच दिए, सेम प्रॉपर्टी x ने y को भी बेच दिया और z को भी बेच दिया, ठीक है। y को पहले बेचा था, z को बाद में बेचा, लेकिन z की रजिस्ट्री पहले कराया, y की रजिस्ट्री बाद में कराया, तो एग्जीक्यूशन को देखेंगे, रजिस्ट्री के डेट से कोई भी मतलब नहीं। समझ गए? केस स्टडी आ सकती है। देखो इसके ऊपर में ये एक मैगजिम भी दिया हुआ था, ये हमने आपकी किताब से खोज के निकाला। मैगजिम में कोई प्रायर टेम्पोरे पोतियोर एस जूरे, ठीक है। याद आ रहा है कुछ कुछ चीजें आप लोगों को? याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? नहीं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नहीं आ रहा है? याद आ रहा है? हाँ ये चीज नहीं था, लेकिन उसमें ढेर सारे मैक्सिम्स पड़े थे ना। आप टॉट्स में ही पढ़ते थे, कोई फेसित पर एलियम फेसित पर से, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का कुछ याद है? नहीं याद। फोर्टिसिमा इन लिगे किसमें था? किसमें था? क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ नियम था। आई एम ऑल्सो स्किपिंग इट, लेकिन उसमें भी थे। ये सब याद रखना है तुम लोगों को, ये सब पूछता है। हाँ बिल्कुल। इफेक्ट ऑफ नॉन रेसिड, अच्छा एक सेकंड, ये हमने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ ये था नियम, ये एक बार याद कर लेते हैं। क्वी प्रायर टेम्पोरे पोथियर एस ज्यूरे, बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो पहले जो प्रायर रजिस्ट्रेशन कराएगा इन जनरल उसी का माना जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर एक तरफ एक ओरल अग्रीमेंट है, एक तरफ एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट है, तो रजिस्टर्ड अग्रीमेंट को प्रायोरिटी मिलेगी ओवर द ओरल अग्रीमेंट। समझ गए इस बात को? इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो अनलेस अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 has been, it shall not affect any immovable property comprised therein, confer any power to adopt, या be received as evidence of any transaction affecting such property। यानी अगर उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर वो रिक्वायर्ड है तो फिर वो तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। अगर इसको आप ऐसे समझो, हमने इसको थोड़ा सा डिफरेंट भाषा में करके लिखा हुआ था। हमने लिखा है इसको, अनलेस अ डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 17 हैज बीन रजिस्टर्ड, ये हम भूल गए यहां पे लिखना, unless a document required to be registered under section 17 has been registered, comma, it shall not
जब तक आप सेक्शन 17 में जिनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन था, जब तक आप उनको रजिस्टर न करा दें तब तक क्या नहीं होगा, वो अफेक्ट नहीं करेगा किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, यानी कि उसके ट्रांसफर को वैलिड नहीं मानेंगे। पावर टू अडॉप्ट नहीं आएगा, यानी सामने वाले के पास जो बायर की पावर आनी चाहिए थी वो सब नहीं आएगी, और उसको एज एन एविडेंस भी हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। वही देखो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड कैन नॉट बी रिसीव्ड एज एविडेंस अफेक्टिंग द इमूवेबल। इसमें लिख तो कंप्लीट तो कर लो, पता नहीं कैसे कंप्लीट नहीं हुआ है। अनलेस इट इज रजिस्टर्ड, अनलेस इट इज, यानी आपके पास में पावर टू अडॉप्ट नहीं आएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आप एक बायर हैं तो आपके पास में पावर आ जाती है ना कि उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तरीके से बेच सकते हैं, तो आपके पास वो पावर टू अडॉप्ट नहीं आएगा। उसको खरीद लेने की पावर आपके पास में अभी तक नहीं आई है जब तक उसकी रजिस्ट्री ना हो जाए। ठीक है, अच्छा इसके बाद पर्टिकुलर्स टू बी इंडोर्स्ड ऑन डॉक्यूमेंट एडमिटेड टू रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर में क्या सीखा था हम लोगों ने, बताओ। अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी अगर रजिस्ट्री हो रही है तो उसमें क्या क्या रहेगा, उसमें हर वो पर्सन जो कि उसको एग्जीक्यूट कर रहा है उसका सिग्नेचर रहेगा, जो उसको एग्जामिन, जिसको उसको एग्जामिन नहीं, जिसको एग्जामिन किया जा रहा है उन सब का भी उसमें सिग्नेचर रहेगा। और अगर कोई भी पेमेंट या डिलीवरी ऑफ गुड्स किया गया है रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के सामने या उससे पहले, जैसे पैसा वैसा दिया गया है अगर रजिस्ट्रार के सामने या पहले से दिया जा चुका है, तो उसको भी उस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया जाएगा। तो सिग्नेचर हर उस पार्टी का जो कि उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, सिग्नेचर उन लोगों का जिनको एग्जामिन किया गया था, और जो भी पैसे का लेन देन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ रजिस्ट्रिंग ऑफिसर इन द रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, उसको भी हम लोग वहां पे इंडोर्स करेंगे, यानी वो सारी बातें उस डॉक्यूमेंट पे लिखी रहेंगी। समझ गए बात को? अच्छा, प्रोसीजर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, अगेन पास्ट एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था 4 पॉइंटर। सबसे पहला क्या, फॉरवर्डिंग द मेमोरेंडम टू सब रजिस्ट्रार। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार अगर उसको रजिस्टर करता है तो ऑन रजिस्टरिंग एनी नॉन टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, रजिस्ट्रार क्या करेगा, उसका एक मेमोरेंडम बना करके हर एक सब रजिस्ट्रार को सबमिट कर देगा, जो कि जिसके सब डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। ठीक, फॉरवर्ड करेगा कॉपी किसको, अगर किसी और रजिस्ट्रार के अंडर में कोई प्रॉपर्टी आती है तो वो उसको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा। बताओ, सब रजिस्ट्रार को क्या दे रहा था, मेमोरेंडम, और बाकी के रजिस्ट्रार्स को क्या देगा, कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट along with the copy of map या plan to every registrar in whose district such property is situated। अच्छा, पहले सब रजिस्ट्रार को दिया, और अगर किसी दूसरे सब डिस्ट्रिक्ट में भी है तो उसकी कॉपी फॉरवर्ड कर दिया। फिर कहां पे एंट्री करेगा, बुक नंबर 1 में रजिस्ट्रार भी करेगा और बुक नंबर 1 में सब रजिस्ट्रार भी करेगा। बस बात खत्म। समझ गए? मेमोरेंडम की कॉपी फॉरवर्ड करो किसको, सब रजिस्ट्रार्स को। पूरी कॉपी फॉरवर्ड करो किसको, रजिस्ट्रार को, अगर किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी लाई कर रहा है तो। और रजिस्ट्रार एंट्री करेगा किसमें, बुक नंबर 1 में। सब रजिस्ट्रार एंट्री करेगा किसमें। सर जी, अगर सब रजिस्ट्रार ने मना कर दिया रजिस्ट्री करने से तब क्या करेंगे, बुक नंबर 2 में उसको रिकॉर्ड करेंगे, रीजंस के साथ में रिकॉर्ड करेंगे दैट व्हाई इट हैज बीन रिफ्यूज्ड, और उसके ऊपर इंडोर्स करेंगे द वर्ड्स रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज्ड। अपील करने का कोई हमारे पास में साधन बचा रह जाता है? हाँ, किसके पास अपील करेंगे, रजिस्ट्रार के पास। कितने दिन में, 30 डेज। और अगर रजिस्ट्रार ऑर्डर कर दे तो सब रजिस्ट्रार को उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। हमने आपको हालांकि ये सिखाया था कि रजिस्ट्रार भी अगर रिफ्यूज कर दे तो, लॉ में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने पास प्रैक्टिकली एक रेमेडी होती। एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। तो डॉक्यूमेंट्स इश्यूड, रिसीव्ड या अटेस्टेड बाय एनी ऑफिसर एंगेज्ड इन मेकिंग अ सेटलमेंट या रिवीजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड विच फॉर्म पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सच सेटलमेंट। यानी अगर बेसिकली कोई
ऑफिसर है जो कि सेटलमेंट कर रहा है या रिवीजन कर रहा है ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? लैंड रेवेन्यू का अंदर समझ रहे हो, जो कि प्रॉपर्टी से जुड़े हुए आपके टैक्सेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर उससे जुड़े हुए कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक रजिस्टरिंग एक ऑफिसर अगर दे रहा है, इश्यू कर रहा है, या हमको रिसीव हुए हैं कह लो, तो उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं। डॉक्यूमेंट्स इश्यूड, रिसीव्ड या अटेस्टेड बाय एनी ऑफिसर इंगेज्ड इन मेकिंग अ सेटलमेंट और रिवीजन ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो मान लो हमारा काफी समय से बकाया चल रहा है, हमने उस बकाये का भुगतान किया, तो सामने वाला हमको एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है। तो वो जो सर्टिफिकेट देगा, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट देगा, उसका रजिस्ट्री करवाना जरूरी नहीं। Document and map issued, received or authenticated by any officer engaged on behalf of government in making या revising the survey of any land which form the part of record of such survey। यानी ऐसे मैप्स का या डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करवाना जो कि एक ऐसे ऑफिसर ने जो कि एंगेज्ड है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मेकिंग द सर्वे। जैसे मान लीजिए हमारी जमीन का सरकारी सर्वे हो रहा है, ठीक है, सरकार उसका कुछ सर्वे करवा रही है, तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई सर्वे करके अगर हमको कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे, तो उसकी भी रजिस्ट्री करवाना जरूरी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसमें याद रख सकते हैं सर्वे शब्द से, और इसमें आप याद रख सकते हैं कोई ऑफिसर अगर सेटलमेंट या रिवीजन करे ऑफ सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। डॉक्यूमेंट्स which under any law for the time being in force are filed periodically in any revenue office। यानी जो रेवेन्यू ऑफिस के अंदर में जो भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर जमा करवाते हैं, ठीक है, रेवेन्यू ऑफिस में अगर हम कोई भी डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं, पटवारी वो होते हैं जो कि बेसिकली विलेज के अंदर में सब रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करते हैं, उनको कहते हैं पटवारी, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट वगैरह अगर उनके पास पीरियोडिकली अगर आपको जमा कराना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपको रजिस्ट्री करवाना, उन डॉक्यूमेंट्स की रजिस्ट्री करवाना जरूरी नहीं है, जो कि आमतौर पे आप पटवारी के पास या किसी और के पास जमा कराते हैं। सनद, इनाम, टाइटल डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, बेसिकली जो कोर्ट के डिक्री या ऑर्डर हो गए, इन सब का भी रजिस्ट्रेशन करवाना। जैसे कोर्ट अवार्ड देता है, यानी अगर कोर्ट ने कहा कि ये जमीन तुम्हारी है, तो कोई सनद, इनाम, टाइटल डीड्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स परपोर्टिंग टू बी एविडेंस ग्रांट और असाइनमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने आपको कोई जमीन ग्रांट किया है, तो उसकी रजिस्ट्री करवाना जरूरी नहीं। नोटिस गिवन अंडर सेक्शन 74 या 76, अब ये तो बकवास सा पॉइंट है। इसमें यह था कि अगर लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी अगर डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है, लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट हो गया, जैसे आपके जो प्रॉपर्टी टैक्सेस होते हैं, ठीक है, उनके सेटलमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दिया जा रहा है, जैसे से फॉर एग्जांपल आपके प्रॉपर्टी टैक्सेस आपने जमा कराए, तो वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देगा कि हाँ इतना इतना जमा कराया, या आपका 20 साल का बकाया था, तो हमारे आपस में सेटलमेंट हुआ, सरकार जो है कुछ माफीनामा देती है, चलो अच्छा इतना माफ कर दिया, इतने इतने रुपए में सेटलमेंट कर लिया, तो हमारे बीच में आपस में सेटलमेंट होकर के हमारा जो लेन देन है वो 1.5 लाख रुपए में खत्म हुआ, तो उस डॉक्यूमेंट के ले जा करके रजिस्ट्री करवाने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि इसमें से सवाल कैसे कैसे आए। सबसे पहले आपसे पूछा गया when the lease of immovable property is considered lease। तो देखो अभी तक मैंने आपको लीज के बारे में सिखाया, और हर बार मैंने आपको 3 पॉइंट सिखाए। कौन से 3 पॉइंट? if the lease term is more than a year, if a lease is from year to year, reserves a yearly rent। चौथा एक और इसमें दिया हुआ है कि अगर कोर्ट के किसी डिक्री या ऑर्डर या अवार्ड के कारण ऐसा कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है,
यानी कोर्ट के ऑर्डर के कारण 1 साल से ज्यादा की लीज का कोई टर्म क्रिएट हो रहा है, इट इज क्रिएटेड अंडर अ कोर्ट ऑर्डर। तो कोर्ट के ऑर्डर के तहत अगर कोई लीज क्रिएट हो रहा है तो उसकी भी रजिस्ट्री करवाना नहीं कंपल्सरी है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग या साइनिंग एनी डिक्री या ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और एनी अवार्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरेस्ट एज मेंशन्ड इन क्लॉज बी, यानी वही टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर। तो आप बेसिकली ये 3 याद रख लीजिए और एक ये चौथा भी याद रख लीजिए, ठीक है। ऑल्दो अ वेरी टिपिकल पॉइंट टू लर्न, बट ये 3 तो आप याद रखिए। कौन प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन, बताओ। हु कैन प्रेजेंट, जून 2021 में पूछा है, हु कैन प्रेजेंट द डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन द प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, द पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग द डॉक्यूमेंट्स। वही, ठीक है, मतलब समझ गए ना कहां से पूछा था। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखना, ये भी आपसे पूछा है, एक स्पेसिफिक सा सवाल है। यश साइन द डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ राज, इफ यश डज नॉट एग्री टू इट्स रजिस्ट्रेशन विल द गिफ्ट डीड बी रजिस्टर्ड। ये आपसे कह रहा है कि हमने आपको गिफ्ट दे दिया, अब हम उसकी रजिस्ट्री नहीं करवाना चाह रहे, हम पलट गए अपनी बात से, तो क्या हम उसकी रजिस्ट्री करने से मना कर सकते हैं? हम कह रहे हैं हमने गिफ्ट दिया, मान लीजिए हमने असद नहीं हाँ अनस, हाँ तो हमको असद याद है, अनस ठीक है। तो अनस, हमने अनस को गिफ्ट दिया, ठीक है। अब ये बताओ, हमने दे तो दिया, 15 दिन बाद फिर हमको मन कर रहा है अरे नहीं अब ज्यादा ही हो गया, तो हम रजिस्ट्री कराने से मना कर रहे हैं। आता है कि सर अपने वो याद है उनको जमीन दिया था गिफ्ट में, हम कह रहे हैं, अभी हमसे आके कह रहा है रजिस्ट्री करवा लेते हैं, हम कह रहे हैं नहीं रजिस्ट्री नहीं करवाएंगे, हम पलट गए। तो कैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ऐसा नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन हो गया तो अब आप पलट नहीं सकते। अगर अगर जो डोनी है वो खुद चाहे तो जाकर के उसको रजिस्टर करा, ओरली हमने दिया भी नहीं था ना, हमने रिटर्न दिया था। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर एक केस स्टडी भी है, और इतना सही सॉल्यूशन आपके इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है। 4 नंबर का सवाल है, आप लोग कहते हो सर बहुत लिखना होता है, बहुत लिखना होता है, देखो सिर्फ इतना लिखा गया। सेक्शन 123 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट merely requires that the donor should have signed the deed of gift। किसमें लिखा हुआ है? ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। Hence a gift deed can be registered even if the donor does not agree to its, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर हम किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें डोनर का साइन होना जरूरी है, ठीक है। बाकी और कोई इसमें नियम कायदा नहीं लिखा हुआ, उसमें नहीं लिखा हुआ कि रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो फिर ट्रांसफर नहीं होगा। तो भैया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अनुसार तो ट्रांसफर हो गया ना, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट कहां से मना कर देगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट तो कहता है कि भैया रजिस्ट्री करवा लो ताकि एविडेंस रहे। तो जा तो रहा है सामने वाला, अब तुम कह दोगे कि नहीं रजिस्ट्री नहीं करवाया तो हम पलट देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। समझ गए बात को? तो hence a gift deed can be registered even if the donor does not agree to its registration. Delay in registration of a gift does not postpone its operation. The gift deed will be registered even if yes yani donor does not agree to its registration. Explain the documents of which registration is optional under registration act. बताइए किसका registration optional है? वही सेक्शन 18 आंसर करना है। डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो कि क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन करे या लिमिट एक्सटिंग्विश करे कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, है ना। या फिर वही सेम टू सेम चीज जो कि कोई राइट, टाइटल या इंटरेस्ट क्रिएट करे जिसकी वैल्यू लेस देन 100 है। फिर वेल्थ, फिर मूवेबल प्रॉपर्टी,
फिर any other document which is not required to be compulsorily registered under section 17, इसका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं, उन सबका ऑप्शनल है, ये सब याद रखो ना। फिर उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा ये देखो क्या लिखा हुआ है, 4 एक्सेप्शंस लिखो टू रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 17। तो बताओ पढ़ा है हम लोगों ने, कितने पूछा है? 4। हाँ, आपको 5 याद ही करवा रहे थे। कौन से 4 एक्सेप्शन से याद है? कंपोजिशन डीड, एनी इंस्ट्रूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, एनी एनी इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय अ रेवेन्यू ऑफिसर रिलेटिंग टू पार्टीशन ऑफ अ लैंड, पार्टीशन ऑफ अ लैंड, any instrument of partition made by the revenue officer, any grant of movable property by the government। हो गया ना? और क्या क्या पूछा है? ये तो ऑब्जेक्ट तो पढ़ा ही दिए। 7वां क्या पूछा है बताओ? 4 इंस्ट्रूमेंट जो कि एग्जेम्प्टेड हैं किससे, तो बताओ इसमें क्या जवाब देना है? सेम देखो लिखे भी इसीलिए आंसर में 17(2) वाला ही एक्सेप्शन लिख देना, समझे क्या? यानी दिसंबर 2019 में भी वही सवाल पूछा और दिसंबर 2022 में भी वही सवाल पूछा। तो सर हम लोग दे रहे हैं जून 23, तो हम लोग जून 20 वाला सवाल देख लेते हैं। अच्छा समझ रहे हो, जून 20 का सवाल है। बिल्कुल सही, आखिर आपने इतने समय बाद ये समझा। देखो कभी कभी क्लास में आओ तो ऐसे एहसास होने लगते हैं, फिर बाद में मालूम चलता रहे तो सबको पता था। क्वेश्चन ऐसे ही सवाल एकदम डायरेक्ट आते हैं जीआईजीएल के अंदर। इसमें चैप्टर, इसमें मजे की बात ये है कि इसमें चैप्टर भी हमको आइडेंटिफाई करना आसान होता है, क्योंकि चैप्टर के नाम के साथ में रहता है। रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट लिखा होगा, समझ गए? तो एकदम पूरा याद करने का खेला है। खत्म। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे स्टैम्प एक्ट। देखा जाए एक बार अपनी बुक से, यानी पढ़ाएंगे नहीं, एक बार देखा जाए कितना कुछ हो गया क्या। चलो नेक्स्ट क्लास में ही सीधे शुरू करेंगे स्टैम्प एक्ट, नहीं तो अभी तुम लोग जाओ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, याद कर लेना।